हेलो एंड वेलकम टू द थिंकिंग कप। आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस अनाउंस किए गए हैं उसके बारे में। ये जो इलेक्शंस हैं, ये 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शंस हो रही हैं और एक बहुत ही नए पॉलिटिकल लैंडस्केप में हो रही हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर को की ऑटोनॉमी को इरोड कर दिया गया था, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर को तकसीम कर दिया था दो यूनियन टेरिटरीज में। एक लद्दाख की जिसमें कोई असेंबली नहीं होगी और एक जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की असेंबली में पहले 87 मेंबर्स हुआ करते थे, 117 ऑफिशियली, जिसमें से 24 सीटें जो थी वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर के लिए रिजर्व की गई थी। वो सीटें वहीं रिजर्व्ड हैं। 4 सीटें जो लद्दाख की हैं वो निकाल दी गई हैं, यानी कि लद्दाख को अब कोई रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर की असेंबली में नहीं मिलेगा। सो बच जाती हैं 83 सीट्स। जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब लागू हुआ 2019 में, तो इसमें इजाफा हो गया उन सीटों में। इसके तहत एक्ट में लिखा गया कि 83 सीट्स विल बी इंक्रीज टू 90। और जब डीलिमिटेशन कमीशन बनी, उसकी 2022 में रिपोर्ट आई, तो ये 90 सीटों का टोटल बनाया गया। और जो डीलिमिटेशन ने डिस्ट्रीब्यूट किया इन सीट्स को, जो 7 एक्स्ट्रा सीट्स थी, 6 सीटें जम्मू प्रोविंस के लिए और 1 सीट कश्मीर की प्रोविंस के लिए। 90 सीटें जितनी भी अब जो जिन पे इलेक्शंस हो रही हैं, उसमें एक मैसिव रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बाउंड्रीज की गई है। बहुत बड़े पैमाने पे जो इलेक्टोरल मैप है उसको तब्दील किया गया है, बाउंड्रीज को रीशेप किया गया है, नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन के आई हैं जिनका अभी समझना भी पूरी तरह से बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जो गवर्नर के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर्स हैं कि वो 5 सीटें नॉमिनेट कर सकता है, जिनके पास वोटिंग राइट्स होंगे। उसमें 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए सीटें, 2 विमेन की नॉमिनेशंस जो पहले भी हुआ करती थी लेकिन उनके पास वोटिंग पावर्स नहीं थे, और 1 सीट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रेफ्यूजीज के लिए। और अभी जो 90 सीटों पे जो इलेक्शन हो रही है, इलेक्शन की अनाउंसमेंट के बाद इलेक्शनियरिंग जो है विद इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस एक बड़े पैमाने पे एक शुरू हो गई है, जोशो खरोश के साथ शुरू हो गई है। और कुछ चीज़ें उभर के आई हैं, नए नए ट्रेंड्स, जो कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक बहुत बड़ा अलायंस बना है। और वो बहुत मोस्ट सीट्स पे उनका एक अलायंस रहेगा, सिर्फ 5 सीटों पे वो एक उन्होंने कहा है इसको फ्रेंडली कॉन्टेस्ट का नाम दिया है, जिसमें एनसी के भी कैंडिडेट्स होंगे और कांग्रेस के भी कैंडिडेट्स होंगे। पीडीपी इस अलायंस का हिस्सा नहीं है, और इसलिए जो नए नए शुरुआत जो इलेक्शनियरिंग की है उसमें पीडीपी एनसी की नोक झोंक भी शुरू हो गई है। और बीजेपी जो कि अपने कॉन्स्टिट्युएंसी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है, शुरू में ही एक कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि जब नॉमिनेशंस की लिस्ट आई दिल्ली से बनकर, तो उस पे बहुत बड़ा हंगामा शुरू हो गया बीजेपी के दफ्तर में। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से प्रोटेस्ट हुआ कि उनका कहना था कि नए नए पैराशूट होकर लीडर्स जो हैं, जो इन्होंने नया नया पार्टी को ज्वाइन किया है, उनके नाम उस लिस्ट में हैं और पुराने लॉयलिस्ट को ड्रॉप कर दिया गया है। तो इतना हंगामा ज़्यादा हुआ कि वो लिस्ट विड्रॉ हुई और धीरे धीरे 3 लिस्ट आई हैं जिनमें कुछ नामों की तब्दीली भी है।
तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आगे इस डेवलपमेंट को देखना ज़रूरी है कि ये कैसे शेप अप होगा। इसके अलावा जो छोटे छोटे फ्रंट्स हैं, जैसे अपनी पार्टी या आज़ाद की पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने हाल ही में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस बहुत ज़ोरों शोर से उसमें हिस्सा लिया, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी बुरी निकली कि लगता है ग्राउंड लेवल पे उनका जो ग्राउंड है वो फिसलता जा रहा है। और वहाँ पे बड़ी रेजिग्नेशंस बड़े पैमाने पे हो रही हैं। बहुत सारे लोग वो पार्टीज छोड़कर मेन रीजनल पार्टीज को ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा एक नई चीज़ जो उभर के आई थी वो भी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जो बारामूला की सीट पर इंजीनियर रशीद का फिनोमिना था। अवामी इत्तेहाद पार्टी जो उनकी है, उनकी जीत के बाद वो अपने आप को एक बहुत बड़े पैमाने पे कंसोलिडेट कर रहे हैं और नए नए मेंबर्स उसका हिस्सा बन रहे हैं। उनका कहना है कि वो बहुत सारी सीट्स पे कंटेस्ट भी करेंगे। और इसके अलावा एक नई चीज, एक नया ट्रेंड जो उभर के आ रहा है वो है कई इंडिपेंडेंट्स का इस इलेक्शन में हिस्सा लेना या उनकी ईगरनेस इस इलेक्शन में हिस्सा लेने की, जिसमें जमाते इस्लामी जो कि इलेक्शंस को बॉयकॉट किया करती थी पिछले 30 सालों में, वो इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे एज इंडिपेंडेंट्स। अफजल गुरु के भाई सुना है इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में सरजन बरकती जो एक क्लेरिक है, सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं और जिन्हें 2016 की एजिटेशन का एक फेस भी माना जाता है, उनकी तरफ से भी नॉमिनेशन हुई थी लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और इन सब डेवलपमेंट्स को, और ख़ास तौर पे ये जो इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं इलेक्टोरल फ्रे को, इसको बड़ी डिफरेंट तरीकों से ग्राउंड लेवल पे देखा जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं क्या ये ऑर्गेनिक है। कुछ लोगों का मानना है कि ये ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है, दूसरे लोगों का मानना है कि ये मैनिपुलेशन भी हो सकती है। और सवाल उठ रहे हैं कि इज इट रिगिंग बाय अनदर मीन्स ना। ये सब जो डेवलपमेंट्स हैं ये क्या शक्ल लेती हैं, क्या इसका फॉर्म होता है, ये कितनी इम्पैक्टफुल होंगी, ये आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल गौर तलब बात ये है कि जो असेंबली जो भी चुन के आएगी उसके पावर्स जो हैं वो लिमिटेड होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं है, ये एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी के पावर्स महदूद होते हैं। रिसेंटली एक होम मिनिस्ट्री का भी ऑर्डर आया था जिसके तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी होगा उसको ज्यादा पावर्स दिए जाएंगे ओवर एंड अबव द असेंबली के। जितने भी डिसीजंस असेंबली में लिए जाएंगे, जो एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस होंगे, वो जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी नहीं होगी उसको वैलिड करार नहीं दिया जाएगा। तो इसके तहत जो भी प्रोस्पेक्टिव असेंबली आएगी वो बहुत ही पावरलेस होगी और माना जाता है कि उसके पावर्स जो हैं विल बी मोर लिमिटेड देन अ म्युनिसिपल बॉडी। तो एक तरफ डिस्कोर्स नेशनल लेवल पे ये चल रहा है कि इलेक्शंस को, कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस को देखा जा रहा है कि वेदर डेमोक्रेसी विल रिटर्न विद दीज इलेक्शंस। लेकिन जो असेंबली के पावर्स होंगे उसको मद्देनजर रखते हुए ये लगता है कि जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 5 साल में हुई है वो जारी रहेगी। और जो भी सरकार आएगी वो एक कठपुतली सरकार होगी न्यू दिल्ली की। ये तो पहले भी माना जाता था कि जम्मू कश्मीर में पहले भी जो सरकारें रही हैं वो पपेट रिजीम्स रही हैं, लेकिन अब जो है मैनिपुलेशन का स्केल और लेवल कहीं ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा इन सब चीजों के बावजूद कि जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उसके इख्तियार बहुत कम होंगे, उसके बावजूद यहाँ पे इलेक्शन जो है, इलेक्शन कैंपेनिंग जो है वो फुल स्विंग पे शुरू हो गई है। और हर एक पार्टी
दे आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट देयर बेस्ट, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि एक बहुत बिटर कॉन्टेस्ट होने वाला है, बहुत सारी पार्टीज और इंडिविजुअल्स फ्रे में होंगी। तो क्या ये एक सिर्फ स्क्रैम्बल फॉर पावर है? डेफिनेटली कुछ चीजों से अंदाजा होता है कि इसके साइंस हैं, लेकिन जो स्क्रैम्बल फॉर पावर है वो एक पावरलेस असेंबली के लिए है। तो क्या ये सिर्फ पावर के लिए लड़ाई है? इट सीम्स दैट इट इज मोर अ फाइट फॉर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, और बहुत सारी पार्टीज और स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के लिए इस इलेक्शन में लड़ रहे हैं, और इसलिए भी अब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ये पॉलिटिकल लेजिटिमेसी इतनी अहम क्यों है? फॉर डिफरेंट पार्टीज इट इज डिफरेंट रीजंस। बीजेपी का एक पुराना आइडियोलॉजिकल एम्बिशन रहा है कि जम्मू कश्मीर, जो कि एक सोल मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन स्टेट थी पहले इंडिया में, उसमें अपना सैफरन झंडा गाड़ना चाहते हैं और एक अपनी हुकूमत लाना चाहते हैं। और उनके लिए ये भी इसलिए भी ज़रूरी है इस इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म करना या उसको जीतना, क्योंकि पिछले 5 साल में जो उन्होंने एक पॉलिटिकल नैरेटिव चलाया है पॉजिटिविटी का, डेवलपमेंट का, प्रोग्रेस का, वो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है उसको प्रूव करना कि इलेक्शन जीत के कि ये जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की हम बात कर रहे थे वो सही थी। जहाँ तक रीजनल प्लेयर्स का सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, जिनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं कंप्लीटली मार्जिनलाइज हो गई हैं पिछले 5 साल में, जिनकी पार्टीज काफ़ी बिखर गई हैं, ख़ास तौर पे पीडीपी की, उनके लिए ये बहुत अहम है कि वो अपना जो लॉस्ट स्पेस है उसको रिकवर करें और रिक्लेम करें। कांग्रेस जो एक बहुत बड़े पैमाने पे भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और अपने आप को देखती है एज ए नेशनल ऑल्टरनेटिव, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी लेजिटिमेसी जम्मू कश्मीर में किसी न किसी तरह से दिखाए। अब ये थी अहम बात कि इलेक्शन के जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बाद असेंबली बनेगी कि उसके पावर्स क्या होंगे और इस इलेक्शन का मतलब क्या है। लेकिन जैसे जैसे ये इलेक्शन का ड्रामा अनफोल्ड होगा, हम इसके बारे में और चर्चा जारी रखेंगे अगले कई एपिसोड्स में। और फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ। शुक्रिया।